हीट इंजन में क्या क्या नेसेसरी चीजें हैं या क्या क्या हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है, सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? डीक्यू। डीक्यू मतलब जो हीट दी गई, या फिर आप इसे कह सकते हो इनपुट। इनपुट ही हमारी हीट थी, बिना इसके कोई भी प्रोसेस वर्क नहीं कर रहा था। अब इनपुट का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? मतलब अगर हम कोई भी सिस्टम, कोई भी इंजन बना रहे हैं, तो हमारे इंजन का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? आपको क्या लगता है? थर्मल रेजिस्टेंस। मैं रेजिस्टेंस सर वर्ड नहीं। अगर तो सर अगर उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम चाहिए तो थर्मल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए उसका। थर्मल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। Yes, sir. ठीक है, अगर थर्मल रेजिस्टेंस कम है, मैंने कहा ये है सिल्वर मान लेते हैं। अगर मैंने सिल्वर मेटल लिया Ag, इसको मैंने हीट दिया, ये 110 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो गई। बताओ ये इसकी इफिशियंसी में कुछ मिलेगी? बताओ। हमने Ag सिल्वर का एक इंजन बनाया और उसे मैंने हीट दी 110 डिग्री सेल्सियस। वो तो मेल्ट हो गई, हमारी गाड़ी मेल्ट हो गई। मैंने सिल्वर से बनाया, तो ऐसा No, होना चाहिए क्या? no, sir. नहीं। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब हमारी जो इनपुट होगी, या फिर हम ऐसा कहें जहां पे हम हीट देंगे, उसका थर्मल रेजिस्टेंस मैक्सिमम, मैक्सिमम भी नहीं, मैं कहूंगा इनफाइनाइट होना चाहिए। कितनी भी एनर्जी दे दो वो उसे होल्ड कर ले। जितने भी गाड़ियां होती हैं उन सब के इंजन कैसे होते हैं? जैसे पुराने, आज से लगभग 100 साल पहले जो ट्रेनें चलती थी वो कोयले से चलती थी। जिस चैम्बर में कोयला को बर्न किया जाता था, अगर उस चैम्बर का थर्मल रेजिस्टेंस कम होता तो क्या होता? वो तो मेल्ट हो गया होता। फिर क्या इंजन इतने दूर तक किसी भी मालगाड़ी को खींच पाती? नहीं ना। सर उनका मैक्सिमम बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाँ बिल्कुल। तो जो थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो मैक्सिमम होनी चाहिए उसकी। इनफाइनाइट आप कह सकते हो कि कितनी भी एनर्जी दे दो वो उसको होल्ड कर सके। तो हमारा सर इनपुट। हाँ। सर अगर इसका थर्मल रेजिस्टेंस मतलब बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि हीट फ्लो हो ही नहीं रहा है उस नहीं, हीट पर्टिकुलर तो जगह फ्लो से। हो रहा है, वो होल्ड कर पा रहा है। बच्चे ऐसा नहीं है, मतलब कंडक्टर में हमने कहा एक ऐसा सर मटेरियल। जैसे लाइट बल्ब में होता है ना। हाँ, जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी वाले रेंज में जो भी मटेरियल है उसमें थर्मल रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो। आप सिल्वर नहीं यूज कर सकते, सिल्वर करोगे तुरंत मेल्ट हो जाएगा वो। डेंसिटी लूज है ना हाँ, उसकी। आपको एक ऐसा एलॉय यूज करना पड़ेगा जो मैक्सिमम टेम्परेचर को होल्ड कर सके। ठीक है, ये बात याद रहेगी। यस सर। अब अगली बात हमने क्या पढ़ा? जैसे ही आप डीक्यू देते हो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आते हैं। इंटरनल एनर्जी उसकी चेंज होती है। अगर इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है, ये तो अच्छी बात है, इस पे हमें ज्यादा भी ध्यान नहीं देना है। फिर अगली बात क्या थी? इंटरनल एनर्जी के साथ साथ वो वर्क करता है वो सिस्टम, वर्क डन, हमें इस पे ध्यान देना है। अब ये वर्क डन दो तरीके के होते हैं। एक तो सिस्टम से लेते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, और दूसरा होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर हम किसी भी सिस्टम पे वर्क करें, बच्चे हम लोग फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेते, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा सा चेंज है। केमिस्ट्री में जो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है निगेटिव होता है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, जबकि यहाँ पे उसका अपोजिट होता है।
इसलिए हम पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड को हटा के इस मोह माया से दूर होके हम बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, ये बात याद रहेगी। यस सर। अब इसके अलावा एक और पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं, ये तो इनपुट एज अ कैसा हुआ, सोर्स। एक और पार्ट होता है जो जिसका नाम होता है सिंक। सिंक की भी खासियत है, सिंक का भी थर्मल रेजिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए। कितनी भी एनर्जी उससे देते जाओ, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेल्ट हो जाए। जैसे हमारे गाड़ी का साइलेंसर, अगर वो एक ऐसे मटेरियल से बना हो जो थोड़ी सी एनर्जी पे मेल्ट कर जाए तो गाड़ी तो बेकार हो गई। समझ में आ रहा है ना? तो उसका भी जो जो उसका थर्मल रेजिस्टेंस है वो भी मैक्सिमम होना चाहिए, या आप ऐसा कहो इनफाइनाइट होना चाहिए, जितना ज्यादा दे पाओ। तो हमारे लिए हीट इंजन के लिए, कोई भी इंजन होगा, कैसा भी इंजन होगा, पेट्रोल इंजन होगा, डीजल इंजन होगा, उसके लिए सोर्स और सिंक में क्या जरूरी है, दोनों मैक्सिमम टेम्परेचर को होल्ड कर सके। जितनी भी एनर्जी देना चाहे हम दे लें। तो सबसे पहले हीट इंजन को हम कैसे ड्रॉ करते हैं उसे समझते हैं। ध्यान दो, हमने एक ये छोटा सा ऐसे एक एलिमेंट माना और इसे हमने और एक यहां माना ये, और बीच में हमने एक इस तरीके का बॉक्स बना लिया। ये रहा। ये हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है। ये फ्लो चार्ट क्या कहता है, ये फ्लो चार्ट कहता है कि ये एक ऐसा सोर्स है, इसे हम कहते हैं सोर्स, जो कि हॉट रिजर्वायर होता है। हॉट रिजर्वायर, इसका टेम्परेचर हमने कहा T1। ठीक है, ऐसे ही इसे हम कहते हैं सिंक। इसका जो टेम्परेचर इसे हम कहते हैं ये कोल्ड है, इसका टेम्परेचर है T2। ठीक है, अब कोई भी सिस्टम होगा वो इन्हीं दोनों के बीच में काम करेगा। जैसे आपकी मोटरसाइकिल, एक आपका क्या होता है, हॉट रिजर्वायर, जहां पे आपका डीजल और पेट्रोल बर्न होता है। उसके बर्न होने की वजह से वो सिस्टम वर्क करता है, इसे कहते हैं हम वर्किंग सिस्टम, वर्किंग सब्सटेंस। और इस वर्क के करने के बाद जितनी एनर्जी मतलब एक्स्ट्रा होती है वो यहाँ से सिंक को रिलीज कर देता है आपके साइलेंसर के थ्रू। हर एक हीट इंजन में यही सेम प्रोसीजर वर्क होता है। हमने यहाँ से इसको कितनी हीट दी, हमने यहाँ से इसको Q1 हीट दी, और Q1 हीट देने पे इसने W1 वर्क किया और इसने इस सिंक को Q2 हीट रिलीज कर दी। तो इस तरीके के सिस्टम को क्या कहते हैं हम, इस तरीके के सिस्टम को हम कहते हैं हीट इंजन। अब इस हीट इंजन में इस सिस्टम ने कितना वर्क किया वो पता करने के लिए हम इसका वर्क डन फाइंड करते हैं। ध्यान दो, वर्क डन क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, इसको Q1 एनर्जी मिली और Q1 एनर्जी मिलने पे इसने Q2 रिलीज की, तो वर्क कितना होगा, Q2 माइनस Q1। हाँ या ना बच्चे, कितना वर्क किया इसने, यस सर। अभी बहुत पिटोगे, Q2 माइनस Q1 कि Q1 माइनस Q2? सर Q1 माइनस Q2। मतलब ध्यान नहीं है आप लोगों का। हाँ? देखो यहाँ पे इसने Q1 हीट दी, Q2 इसने रिलीज की, तो जो डिफरेंस होगा वही तो वर्क डन हुआ। तो डिफरेंस कितना, Q1 माइनस Q2।
इतना वर्क इस सिस्टम ने किया, Q1 माइनस Q2। अब हमारी जितनी भी आप कह लो मोटरसाइकिल हो या कार हो या फिर कुछ और भी आपके हीट इंजन से बनने वाला सब्सटेंस हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि वो कितनी ज़्यादा इफिशियंट है। मतलब सर हाँ, Q1 की वैल्यू है वो जो Q2 से ग्रेटर होती है ना। Q1 की, हाँ ठीक है, हमेशा हाँ होगी वो तो। तभी तो ये देखो यहाँ पे इक्वेशन बन रही है, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W। मैं तो चेक कर रहा था कि आप लोग को क्या बात समझ में आ रही है या नहीं, ध्यान दे रहे हो या नहीं। यस सर, ये पता चला था उसके बाद ही Q1 माइनस Q2 हाँ, है। तो हमारी किसी भी हीट इंजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो कितना ज़्यादा इफिशियंट है। भाई 1 लीटर हम डाल रहे हैं और 1 लीटर से 10 किलोमीटर चल रहा है, मतलब बेकार है वो। उसके रिस्पेक्ट में, बाकियों के रिस्पेक्ट में, अगर वो 10 किलोमीटर चल रहा है और बाकी 20, 30, 50 चल रहे हैं, तो उसकी इफिशियंसी बहुत कम। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो हीट कहाँ दे रहा है? भाई आप देखते हो ना, कई ऐसे गाड़ियां होती है जिसके साइलेंसर से धुआं निकलने लगता है, मतलब वो ज्यादा हीट रिलीज कर रहा है, तो वर्क कम कर रहा है, मतलब वो गाड़ी पिट चुकी है आपकी। तो हर एक हीट इंजन के लिए इफिशियंसी सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। इफिशियंसी क्या होती है? इफिशियंसी क्या होती है, किसी को पता है बच्चे? इफिशियंसी होती है वर्क डन अपॉन हीट गिवन। हीट गिवन, जैसे मैंने आपको कोई होमवर्क दिया, उस होमवर्क से आपने कितना, उस होमवर्क में कितना काम किया, तो मैं कैसे बताऊंगा? मैं कहूंगा जितना काम किया अपॉन जितना मैंने दिया, उसका जो रेशियो होगा वही आपकी इफिशियंसी होगी। तो वैसे ही सिस्टम ने कितना वर्क किया और कितनी हीट दी गई, इसका जो रेशियो होगा वही सिस्टम की इफिशियंसी होगी। दैट मीन्स W/Q1। अब W की वैल्यू हम पुट करते हैं। W की वैल्यू ऊपर हमने निकाल रखी है, कितनी? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो आपको इफिशियंसी को रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। ईटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इसको सेपरेट कर दो, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब देखो Q1 की वैल्यू जितनी ज्यादा, बहुत ध्यान से सुनना, Q1 की वैल्यू जितनी ज्यादा, इफिशियंसी उतनी ज्यादा। क्यों? क्योंकि Q1 के ज्यादा होने पे ये रेशियो आपका छोटा हो जाएगा, और ये रेशियो छोटा होगा तो उसकी इफिशियंसी बड़ी हो जाएगी। आप ऐसा कहो, देखो यहाँ पे रिजल्ट लिख रहा हूं, Q1 की वैल्यू जितनी ज्यादा, इफिशियंसी उतनी ज्यादा, और Q2 की वैल्यू जितनी लो, इफिशियंसी उतनी ही मैक्सिमम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब आपको पता है कि Q1 और Q2 क्या होता है। Q इज इक्वल टू होता है MS डेल्टा टी। ठीक है, तो मैं इसे इस तरीके से लिख रहा हूं, डेल्टा टी ना लिख के मैं उस टेम्परेचर को कहता हूं टी है ये। तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MS T1। Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MS T2। तो यहां से हमें एक और फॉर्मूला मिल गया, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये होती है किसी भी हीट इंजन की इफिशियंसी। अब देखो यहां भी T1 की वैल्यू बिल्कुल सेम ऊपर की तरीके से, T1 की वैल्यू जितनी ज्यादा, मतलब समझना, जितना ज्यादा इग्निशन करेगा उतनी ज्यादा इफिशियंसी होगी। तो जरा बताओ, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाते हैं डीजल के लिए,
डीजल और पेट्रोल में किसको बर्न करने में हमें ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है, डीजल को या पेट्रोल सर को? डीजल। डीजल को। तो डीजल में ज्यादा, आप कह सकते हो T1 फॉर डीजल इज ग्रेटर देन T1 फॉर पेट्रोल। भाई डीजल को बर्न करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और पेट्रोल को कम, इग्निशन के लिए इसको कम। तो बताओ दोनों में से किस गाड़ी की इफिशियंसी ज्यादा, डीजल की कि पेट्रोल की? डीजल। डीजल की। डीजल। इसीलिए ऐसा कहा जाता है इफिशियंसी ऑफ डीजल इज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल। बात याद रहेगी? बताओ बच्चों। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, ठीक है। अब हम इसका रिवर्स पर देखते हैं कि इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होगा। देखो समझो, अगर मैं इस प्रोसेस का रिवर्स लूं तो उसे हम क्या कहेंगे? रिवर्स हीट इंजन। सर रिवर्स नेचुरल नहीं होता? सर रिवर्स रिवर्स नेचुरल होते हैं। कुछ होते हैं, सारे के सारे नहीं होते। देखो रिवर्स हीट इंजन का मतलब क्या हुआ? रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी और कॉन्सेप्ट वाइज भी। रेफ्रिजरेटर क्या होता है? देखो समझते हैं। बिल्कुल सेम, ये भी एक तरीके का हीट इंजन ही है, लेकिन कैसा है? रिवर्स। तो इसको भी पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर समझते हैं और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग। अच्छा एक सेकेंड, रिवर्स है तो डायरेक्शन इसकी कैसी बनानी पड़ेगी? हमें रिवर्स बनानी पड़ेगी। तो बच्चे जरा बताओ रेफ्रिजरेटर के बारे में कुछ, क्या करता है रेफ्रिजरेटर? ठीक है, देखो मैं बिल्कुल पुराने प्रोसेस को लेकर ही बढ़ रहा हूँ आगे। मैंने कहा ये है आपका सोर्स, ये है आपका सिंक, ये है कोल्ड और इसका टेम्परेचर मैं मान रहा हूँ T2, और ये है आपका हॉट विद रिस्पेक्ट टू कोल्ड, इसका टेम्परेचर मान रहा हूँ T1। ठीक है, और ये है आपका वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस इसमें क्या करते हैं? इसमें जो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उससे हम हीट लेते हैं। हमने कहा कितनी हीट ली मैंने? Q2, और उससे वर्क, और इस वर्किंग सब्सटेंस पे हम वर्क करते हैं। हमने कहा कितना वर्क किया? W, जस्ट उल्टा। और यहाँ से हीट जो बची वो कहाँ चली जाती है? वो हॉट मींस एटमॉस्फेयर पे चली जाती है। हमने कहा ये है Q1। अभी इसको वर्किंग सब्सटेंस लेके करेंगे तो आप बहुत अच्छे समझोगे, अभी प्रोसेस समझो बस। तो इक्वेशन क्या बना बच्चे यहाँ पे? अब देखो यहाँ से आ रहा है Q2, यहाँ से आ रहा है W, इन दोनों का एडिशन क्या बन रहा है? Q1। तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2, मीन्स W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं कि कोल्ड ऑब्जेक्ट से हीट लेते हैं और देते किसे हैं? वर्किंग सब्सटेंस को, और उस पे वर्क करने पे जो हीट होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। इस तरीके के प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स हीट इंजन या फिर रेफ्रिजरेटर।
ठीक है बच्चे, समझ में आई बात? अब किसी भी रेफ्रिजरेटर के लिए, जैसे हीट इंजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? इफिशियंसी। ऐसे यहाँ पे जो टर्म होता है इंपॉर्टेंट, उसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और इसे डिनोट करते हैं हम अल्फा से। ठीक है, अब परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ? आप लोग अक्सर देखे होंगे ठंडक में हमारी जो फ्रिज होती है वो कम हीट लेती है, उसका जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू गर्मियों में। ऐसा क्यों? जबकि गर्मियों में हमें उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। बच्चे, इसके पीछे का रीजन पता है आपको? सर क्योंकि ठंडियों में उसको जो Q2 हीट है वो आसानी से मिल जाती है। Q2 की Q1? सर Q1 तो दे रहा है ना वो। नहीं, Q1 तो रिलीज मतलब कर रहा है ना, तो रिलीज हाँ जहां कर रहा होगा वही तो उसी पे तो डिपेंड होगा। Q2 तो हमेशा सेम है। अगर मैं कहूँ एप्पल, तो एप्पल तो हमेशा सेम होगा, चाहे ठंडियों में बोलो चाहे गर्मी में बोलो, उसका जो टेम्परेचर होगा वो तो फिक्स होगा ना। अच्छा ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। देखो, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? जस्ट उल्टा। यहाँ पे कितनी हीट ली गई इससे? Q2। तो ये होता है Q2 जितनी हीट ली गई और कितना वर्क किया इसने, दैट मीन्स आपको मिल गया Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो इसके लिए भी इक्वेशन हम बना लेते हैं। तो आप इसे कह सकते हो 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q2। ये क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है बच्चे, जितना आप हीट लेते हो और उससे जितना वर्क करते हो उसका रेशियो ही कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब यहां से देखो, हम इसे क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं Q1 माइनस Q2, Q1 अपॉन Q2 माइनस 1। ठीक है, तो आपको पता है देयरफॉर 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 माइनस 1, बिल्कुल पुराने तरीके से। तो अल्फा इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू मिल जाएगा T2 अपॉन T1 माइनस T2। ये मिल गया हमें इसके कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू। अब देखो T1 की वैल्यू, देखो यहाँ पे T1 T1 की वैल्यू जितनी कम, बहुत ध्यान से समझना, T1 की वैल्यू जितनी कम, या यहाँ पे देखो Q1 की वैल्यू जितनी कम, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा। समझ रहे हो ना? मतलब ठंडक में हमारे एटमॉस्फेयर, ये जो है ना हॉट, ये क्या है? ये हमारा एटमॉस्फेयर है कंपेयर टू फ्रिज। तो जितना ज्यादा हीट होगा उतनी कम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगी। और ठंडक में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है? 35-40 डिग्री। अगर 40 डिग्री है तो 40 माइनस कर रहे हो तो ये वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो जा रही है। और ये वैल्यू इंक्रीज हो जा रही है, डिनोमिनेटर आपका इंक्रीज हो जा रहा है। मान लो ये 0 डिग्री है, तो 40 माइनस 0 तो 40, तो 1 अपॉन 40 की वैल्यू मतलब ये कम हो गई। ठीक है, अब अगर मैंने इसे 20 डिग्री कर दिया ठंडक विंटर, तो 20 माइनस 0 मतलब डिवाइड बाई 20, और अभी क्या हो रहा था? डिवाइड बाई 40। तो किसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा, विंटर में या फिर समर में? तो विंटर्स में। विंटर्स में, क्योंकि ये परफॉर्मेंस इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कैसे कर रहा है इसकी वर्किंग से हम समझते हैं, लेकिन वर्किंग से पहले हम अल्फा और ईटा के बीच में रिलेशन डेवलप कर लेते हैं, फिर आते हैं वर्किंग पे। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ईटा एंड अल्फा। विवेक, पेपर कब से स्टार्ट हो रहा है बेटा? तो पोस्टपोन्ड हो गया 21 जनवरी के लिए। अरे वाह, क्या आया था? ये T2 अपॉन T1 आया था।
1 माइनस T2 अपॉन T1, और अल्फा की वैल्यू आई है, अल्फा की वैल्यू आई है T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो देखो यहाँ से मैं पहले T2 बाई T1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो अगर T2 बाई T1 की वैल्यू निकालूंगा तो ये इधर गया, ये इधर आया, तो क्या मिल जाएगा, T2 बाई T1 इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा, इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ से भी यही काम करते हैं। तो हमने 1 अपॉन अल्फा लिया, 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर गया ना, तो T1 अपॉन T2, सॉरी आप इसे ऐसा समझो, T1 माइनस T2 अपॉन T2, तो T1 अपॉन T2 माइनस 1। तो यहाँ से आप कह सकते हो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू, ये इधर आ गया, 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा। तो क्या बना, ये बन गया आपका अच्छा, इसी को अपोजिट उल्टा कर लेते हैं ना, ये T1 है ना, इसको उल्टा कर लेंगे तो काम मेरा बन जाएगा। ठीक है, सर उसके रिस्पेक्ट में कर देते हैं ना, उसको उल्टा करने की जगह एक किसी टेम्परेचर को इक्वेट कर देते हैं, या तो T2 या तो T1, तो हाँ सही हो ठीक जाएगा। है, लेकिन अब जब रेशियो लिया है तो रेशियो बना लेते हैं। या देखो, चलो मैं कर ही देता हूँ, ये हो जाएगा अल्फा, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1, इक्वेशन 2। दोनों को इक्वेट कर दो, तो 1 माइनस ईटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1। तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1, और ये हो गया अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1। तो ये और ये कट गया, और ईटा की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा। ये होता है इनके बीच का रिलेशन। ये कई बार पूछा गया है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बच्चे, अब आते हैं इसके वर्किंग पे, वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर। बहुत ध्यान से समझना एक बार में। सॉरी, वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमें फ्रीजर बनाना होगा। मैं थोड़ा सा और बड़ा पेज बना दे रहा हूँ कि हमारे पास अच्छा खासा जगह हो। तो मैंने ये देखो यहाँ पे एक फ्रीजर बना दिया, हमने कहा ये है फ्रीजर, और इसका जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर हमने मान लिया, इसका टेम्परेचर है T2। ठीक है, और यहां से हमने एक इस तरीके से चलो थोड़ा सा गंदा बनेगा, कोई बात नहीं, समझना आप लोग। यहाँ से इस तरीके से हमने एक ट्यूब ऐसे बाहर निकाल ली। अच्छा रुको, ये देखो, मतलब यहाँ पे जो T2 टेम्परेचर है वो यहाँ से ऐसे आया, और यहाँ से हमने इसके आगे कंप्रेसर लगा दिया, हमने कंप्रेसर लगा दिया, ये रहा कंप्रेसर। और यहाँ से फिर जो पाइप है वो इस तरीके से, आपको पता है फ्रिज के पीछे इस तरीके से पाइप बनी होती है।
सर एसी और रेफ्रिजरेटर जो होते हैं वो पानी एटमॉस्फेयर से लेते हैं, मतलब जो निकलता है। बस बेटा अभी देखते रहो, अभी आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। चलो यहाँ तक हो गया, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, और ये इस साइड से यहाँ पे ये आया, और इसके इस साइड को बहुत ही पतला ये बनाया, और ये इसके साथ इस तरीके से क्लोज कर दिया इसे। अब समझो, यहाँ से वर्किंग बताता हूँ। अब देखो ये जो टेम्परेचर है, मान लिया T2 है, ठीक है, T2 मतलब फ्रिज का जो भी टेम्परेचर है। अब ये टेम्परेचर जब यहाँ से जो गैस मॉलिक्यूल है वो बाहर आ रही है, और आते आते एटमॉस्फेयर टेम्परेचर तक पहुंच रही है। मैं इसका थोड़ा सा इस तरीके से ये फ्रिज मैं बना दे रहा हूँ, ये रही हमारी फ्रिज। और इस फ्रिज से जब ये बाहर आती है, ठीक है, आप ऐसा समझो कि इसका फ्रिज का टेम्परेचर कुछ मान लेते हैं, मान लिया मैंने कि -10 डिग्री है, हमने कहा -10 डिग्री है, एग्जाम्पल के साथ करते हैं। और आउटर जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर 30 डिग्री है, जो बाहर है टेम्परेचर उसका है 30 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से ये 10 डिग्री की जो एयर होगी ये बाहर आएगी आएगी, और आते आते धीरे धीरे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करते करते हमने मान लिया इस पॉइंट पे इसका टेम्परेचर आ रहा है 30, और ये 10 है, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ से जो एयर आ रहा है वो इस कंप्रेसर में आके कंप्रेस हो रहा है, और जब ये कंप्रेस होता है तो आपको पता है कंप्रेस होने पे, एयर कंप्रेस होने पे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अगर आप एयर को कंप्रेस करो तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे मान लिया टेम्परेचर ये 20 था और कंप्रेस होके 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री इसने बढ़ा दिया, और बाहर का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री। अब ये जो यहाँ से एयर निकली, जो गैस निकली, वो इस पाइप से इस तरीके से जाएगी, तो ये एटमॉस्फेयर से होके जा रही है, एटमॉस्फेयर से होके जा रही है, तो बाहर गैस क्या होगी, बाहर जो टेम्परेचर होगा वो रिलीज करेगा, रिलीज करेगा, तो ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। तो करते 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 जब इस स्टेज पे आती है, तो इस स्टेज पे इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 30 डिग्री सेल्सियस, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उसी के इक्विवेलेंट, इक्वल हो जाता है लगभग लगभग, मतलब ये कूलिंग का प्रोसेस है, आप ऐसा समझ सकते हो। अब यही 30 डिग्री की एयर यहाँ से ऐसे आती है, अब ये बिल्कुल बहुत पतली सी ट्यूब होती है, ठीक है, बहुत पतली सी। तो ये एयर इसमें से जब आ रही होती है, भाई सीधी सी बात है, ये कंप्रेस हुई, फिर ठंडी हुई, ठंडी होते 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 यहाँ पहुंची, और ये जो एयर है इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है इसका ये थोड़ा सा और कम हो गया, और कम हो गया। कम होने के बाद जब ये यहाँ से इसकी ओपनिंग होगी इस पॉइंट से, समझना, अब देखो यहाँ का वॉल्यूम छोटा और यहाँ का वॉल्यूम सडन बड़ा, तो एक एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। ये जो देख रहे हो ये आपकी ओपनिंग कैसी है, ये ओपनिंग है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक सडन। तो एडियाबैटिक ओपनिंग होने की वजह से यहाँ पे जो एयर आएगी वो सडन क्या होगी, सडन कूल हो जाएगी ना, और सडन कूल होने की वजह से ये पूरी इस तरीके से जो इसके वॉल है वो कैसे हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। मान लिया कि इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग लगभग कितना हो गया, -5 डिग्री सेल्सियस, हमने ऐसा माना। तो इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर, भाई ये सारे के सारे वॉल कैसे हो गए, -5 टेम्परेचर। अब ये कितना है, -10, तो ये क्या करेगा, हीट इससे लेगा, हीट इससे लेगा, तो ये पूरी तरीके से और ठंडा हो जाएगा। यही प्रोसेस लगातार होता रहता है। और ये जो देख रहे हो टेम्परेचर, ठंडियों में यही टेम्परेचर कितने होते हैं,
20 डिग्री सेल्सियस, तो ये और ज्यादा इसको ठंडा करता है, और ज्यादा ठंडा करता है तो इसकी अल्फा की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, परफॉर्मेंस इसका इंक्रीज कर जाता है। गर्मियों में ये 40 डिग्री होता है, तो और गर्म हवा आती है, इसकी कूलिंग थोड़ी सी कम हो जाती है, मतलब अल्फा विंटर में कम हो जाता है। समझ में आई बात? मतलब किसी आइस को, किसी बर्फ को जमाना आसान है, लेकिन आइसक्रीम को जमाना कठिन है। क्यों? क्योंकि बर्फ को जमाने में तो 0 डिग्री सेल्सियस लगना है, लेकिन आइस को किसी आइसक्रीम को जमाने में -10 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए हमें। जैसे आप ऐसा समझ सकते हो कि 0 डिग्री से -5 डिग्री, -5 डिग्री चेंज करने में जो भी एनर्जी होगी वो -5 से -10 डिग्री के इक्वल कभी नहीं होगी, जबकि चेंज कैसा है? सेम है। वो ये कहेगा कि हमें मेहनत करनी थी अभी 0 डिग्री से -5 लाने में, तो हमने मान लो 100 जूल लिया, इसमें अगर हमें करनी होगी तो ये 150 जूल के लगभग होगी। हमने इसे और कम किया, -10 से -15 जूल किया, हमें और ज्यादा 200 जूल की एनर्जी चाहिए होगी। क्यों? वो कहेगा अभी तो हमें 0 से लड़ना था, लेकिन इस कंडीशन में हमें -5 से लड़ना है, तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसके लिए हमें -10 डिग्री सेल्सियस से लड़ना है, हमें और ज्यादा चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? ये इसका वर्किंग है, और इसी को हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर। आप लोगों ने देखा होगा कभी फ्रिज के पीछे से हाथ लगाओ तो कैसा फील होता है? गर्मी फील होती है ना? सर हम्म, सर इस प्रोसेस में मेरे को एक ये डाउट था हाँ कि एंड रिजल्ट में जाके जब वो पूरा पाइप कनेक्ट हुआ है रेफ्रिजरेटर पे, तो हाँ उसका टेम्परेचर समवट लो था। अब यहाँ पे जब वो निकला है यहाँ से तो 20 डिग्री सेल्सियस था, तो हाँ इसको यहाँ पे गैस को कंप्रेस होने की क्या जरूरत पड़ी? इसने तो फिर उसका टेम्परेचर बढ़ा ही दिया ना, बच्चे, टेम्परेचर अगर बढ़ा। देखो कंप्रेसर क्या करता है, जो ये 20 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, समझना बात को, 20 डिग्री सेल्सियस अगर यहाँ पे आएगा तो ये हीट को लेगा कि हीट को देगा? इस समय ये हीट दे रहा है रेफ्रिजरेटर, उल्टा प्रोसेस। अगर ये हीट ले रहा होता तब तो ये हीट इंजन हो जाता ना, इसलिए कंप्रेसर की जरूरत पड़ी। समझ में आई बच्चे? जो आपने ऊपर ये Q1 बनाया है ना, देखो प्रोसेस में, कहाँ गया, ये रहा। देखो ये Q1 हीट दे रहा है ना कि ले रहा है, और यहाँ पे ये भी आपकी जो हीट है ना, ये Q1 ही है, ये दे रहा है ना कि ले रहा है। किसको? एटमॉस्फेयर को, जो कि हॉटर तो है। हाँ सर अगर इस चीज के लिए है तो अगर ये जो पाइप जो कनेक्टेड है, हाँ मतलब जो भी ये जो चीज कनेक्टेड है उसको अगर एडियाबैटिक बना दे और फिर इसका पैसेज छोटा कर दे, यहीं से कनेक्ट कर दे, तब भी तो ये हो सकता है, फिर कंप्रेसर की क्या जरूरत होगी? नहीं, क्यों नहीं? अगर आप कंप्रेस नहीं करोगे तो यहाँ का टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होगा, जरा बताओ। कंप्रेस तो करना ही पड़ेगा। अगर ये 20 डिग्री सेल्सियस की गैस आ रही है और बाहर का टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री है, तब तो वो उल्टा काम करने लग जाएगा, वो तो कूलिंग की जगह पे गर्म करने लग गया। इसीलिए तो हम जब फ्रिज के गेट को खोलते हैं तो वो क्या करता है, वो कमरे को और गर्म करता है ठंडा करने के बजाय, क्योंकि उल्टा प्रोसेस हो जाता है। फिर वो ये गर्मी, ये ठंडक नहीं लेता, फिर ये गर्मी लेने लगता है। जो यहाँ से प्रोसेस आ रहा है वो और गर्म हवा पास करने लगता है। समझ में आई बात? अगर हम सर वहां पे हाँ जब एडियाबैटिक ओपनिंग पे जब हम गए थे वहां पे टेम्परेचर कितना था? जब वहां पे पहुंचे थे तो हमने क्या एज्यूम किया था, 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर? यहाँ पे यस सर। नहीं बच्चे, यहाँ पे तो और कम हो जाएगा, ये जो आ रहा है ये कूल मतलब करता जा रहा है जब, लगातार। यस सर, जब तब जब एंटर किया था तब। हाँ, जब इंटर किया तो ये ओपनिंग क्या करेगी, सडन उसके टेम्परेचर को घटा देगी, क्योंकि सडन वॉल्यूम इंक्रीज किया। मतलब कि अभी जो टेम्परेचर यहाँ पे था वो सडन कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, कम हो गया। समझे?
इससे जाने वाला कर्व और इससे जाने वाला कर्व डिफरेंट है। इस पॉइंट का टेम्परेचर कम, इस पॉइंट का टेम्परेचर ज्यादा। तो सडन कम होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो कम होते 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 -5 हो गया। भाई जब वो लगातार यही प्रोसेस चलता रहेगा, लगातार यही प्रोसेस चलता रहेगा, तो धीरे धीरे करते करते उसका टेम्परेचर लो ही तो होता जाएगा, क्योंकि ये यस एक सर, तरीके का समझ गया सर। साइकिल प्रोसेस है। ठीक है, हो सकता है शुरुआत यस में सर। 10 डिग्री सेल्सियस था, फिर उसके अगले साइकिल में ये 8 डिग्री हुआ, अगले साइकिल में ये 2 डिग्री हुआ, अगले में 0 हुआ, अगले में -2 हुआ, देन -5 हुआ। ठीक है, और ये जो हीट रिलीज कर रहा है यहाँ पे, ये आपकी Q2 है। Q2 ली गई, Q1 दी गई, यही आपने ऊपर ड्रॉ कर रखा है अपने फ्लो चार्ट में। Q2 ली गई, Q1 दी गई, और ये वर्क किया। अब देखो वर्क करने का मतलब क्या, हमारे घरों में डेली पानी पाइप से ऊपर जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये कौन करता है, मोटर। मोटर के थ्रू ही तो जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, अदरवाइज जा सकता है क्या। सर तो वही काम यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे वो काम कंप्रेसर करता है। कंप्रेसर ने इस पे वर्क किया, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और टेम्परेचर इंक्रीज होने पे जैसे ही वो हमारे सराउंडिंग में आया, उसने हीट रिलीज की। ये देखो, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता है, देखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ और सिर्फ, मैंने अभी भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ उन चीजों के बारे में बताता है जो चीजें कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। जैसे कोई भी रिवर्सिबल हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है, कोई भी एक ऐसा इंजन बनाना जिसकी इफिशियंसी 100% है, इम्पॉसिबल है। कोई भी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ हो रहा हो, इम्पॉसिबल है। तो कैल्विन और प्लांक साहब और कैल्सियस ने अपने अपने तरीके से इस स्टेटमेंट को दिया। कैल्विन एंड प्लांक साहब ने कहा, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट ऑफ अदर देन extracting heat from a reservoir and performing an equivalent amount of work। मतलब ये कह रहा है कि जितनी भी हीट आप दोगे वो पूरी की पूरी वर्क में खत्म हो जाएगी। ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है, मतलब उसका थर्मल रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं। ठीक है, ऐसे ही क्लासियस साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन unaided by any external agency to transfer heat from a body to another at a higher temperature। कोई ऐसी बॉडी सेल्फ एक्टिंग बॉडी नहीं हो सकती जो लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट को ट्रांसफर कर सके। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ऐसा पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, समझ में आई बात। तो रेफ्रिजरेटर है, उसमें एक्सटर्नल कंप्रेसर वही एजेंट्स कर की रहा वजह है। से होता है। हाँ, हाँ। कंप्रेसर वही काम कर रहा है ना। ठीक है, अब इसके कुछ पार्ट्स हैं, पार्ट वाइज हम इसकी स्टडी करेंगे। इसे कहते हैं कॉर्नोट इंजन। अच्छा, ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हो ना, सेकंड को छोड़ के बाकी हीट इंजन और कॉर्नोट, ये आपके इस साल के सिलेबस से हटा दिया गया है। इस साल के सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हम लोग जेई और इसको कवर कर रहे हैं, इसलिए हमें तो पढ़ाना ही है। कॉर्नोट हीट इंजन, या सीधे मैं कहता हूं इंजन। ये एक तरीके का रिवर्सिबल इंजन है। रिवर्सिबल मीन्स आइडियल। ठीक है, क्या कहता है ये, इन्होंने एक मतलब अलग अलग तरीके से एक सिस्टम लिया और उसका एक प्रैक्टिकल किया। कैसे किया, मैं उसी को एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला हमारा एक सोर्स होता है,
ये ले लिया सोर्स। मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ये ऐसे बनने से ना। ये रहा सोर्स। किस टेम्परेचर पे? T1 टेम्परेचर पे। अब ये जो मैंने यहाँ पे बीच में गैप किया है, ये ऐसा समझ लो ये एक तरीके का इंसुलेटिंग मटेरियल है जो कि हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता सराउंडिंग में। सिर्फ इतना पोर्शन ओपन है और इतना पोर्शन ही हीट को ट्रांसफर होने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं सोर्स। देन अगला जो पार्ट है इसका, वो है आपका इंसुलेटिंग स्टैंड। इसे हम इजीली बना सकते हैं इससे। ये होता है हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड। और ये हर तरफ से क्या, ये भी पूरी तरीके से क्लोज होता है, आप ऐसा समझ सकते हो। मैं यहाँ पे देखो इस तरीके से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, इसको क्लोज कर रहा हूँ। हाँ, ये रहा। इसे हम कहते हैं इंसुलेटिंग स्टैंड। अगला जो पार्ट होता है इस इंजन को बनाने के लिए, वो होता है हमारा सिंक। सिंक भी बिल्कुल ऐसा ही। कोई भी हीट इंजन बिना सोर्स और सिंक के नहीं बन सकता। और सोर्स और सिंक का जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा मैक्सिमम होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ये है आपका सिंक। इसका टेम्परेचर हमने कहा T2। एंड देन वर्किंग सब्सटेंस, ये भी इस तरीके से इंसुलेटिंग वॉल्स होते हैं इसके। अगला है आपका वर्किंग सब्सटेंस। तो वर्किंग सब्सटेंस हमारा क्या होता है? पिस्टन फिटेड सिलेंडर। आप सारे लोग इसे जानते हो। हाँ, और मैंने देखो इसमें क्या किया है, इसमें भी ये सारे जो पोर्शन है इसके, ये इंसुलेटिंग है। सिर्फ नीचे का हिस्सा कंडक्टिंग है। मतलब हीट के आने जाने का सिर्फ एक ऑप्शन है, जो कि इसका बेस है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो इसे मैं ठीक है, अब देखो समझो। पहला प्रोसेस, कार्नोट साइकिल का पहला प्रोसेस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वर्किंग सब्सटेंस को हम सोर्स के ऊपर लाके रखते हैं इस पोर्शन में। तो हमारा जो सोर्स है वो कुछ ऐसा है।
और इसके ऊपर ये आ गया हमारा वर्किंग सब्सटेंस, और यहाँ पे ये पिस्टन फिटेड है। ये आपका सोर्स T1। तो क्या होगा, गैस पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी कब तक मिलेगी, जब तक इसका टेम्परेचर क्या ना हो जाए, T1 ना हो जाए। और T1 टेम्परेचर के बाद क्या होगा, इस पिस्टन पे ये फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा। मतलब इसका टेम्परेचर कितना T1, इसका प्रेशर कितना मान लिया P1, इसका वॉल्यूम कितना V1। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर की वैल्यू T1, प्रेशर की वैल्यू P1 और वॉल्यूम की वैल्यू V1 है। इसे मैं देखो यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। इसी ग्राफ को कहते हैं हम कार्नोट साइकिल। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एक एक प्रोसेस को एक एक ग्राफ के साथ हम ड्रॉ करेंगे। अब देखो इसमें मैंने एक ऐसा पॉइंट माना, सबसे पहला पॉइंट ये, और कहा इसका जो प्रेशर है वो है P1, इसका जो वॉल्यूम है वो है V1, और इसका टेम्परेचर जो है वो है T1। ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट से टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और इसके वॉल्यूम को इंक्रीज किया। भाई देखो ये पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल इसको लगातार पुश करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से ऊपर की ओर मूव होगा, ऊपर की ओर मूव होगा तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। किसकी वजह से, इस सोर्स की वजह से। तो हमने अगला प्रोसेस क्या किया, अगला प्रोसेस किया, टेम्परेचर तो सेम है T1, लेकिन इसका प्रेशर क्या हो गया, चेंज होके P2, इसका वॉल्यूम क्या हो गया V2, और वॉल्यूम क्या हुआ, एक्सपेंड होगा, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। हम इसे इसमें ड्रॉ करते हैं। तो ये है आपका P1 और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो हमने वो पॉइंट कुछ यहां मान लिया। ये इसका जो वैल्यू है वो है P2, V2 एंड T1। तो T1 मतलब दोनों में कांस्टेंट है, तो ये प्रोसेस कैसा हुआ, ये प्रोसेस आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ। इसमें कितनी हीट ली इसने Q1 हीट ली, हम ये मान सकते हैं। समझ में आया बच्चे, पहला प्रोसेस। यस सर। अब देखो क्या किया मैंने, अब मैंने इसको उठाया और उठा के इसको इस इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा। हमने यहाँ से क्या किया, इस सिस्टम को उठाया, वर्किंग सब्सटेंस को, और इसके इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा। तो इस इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखने पे क्या होगा, भाई आप ऐसा समझ सकते हो कि अच्छा एक बात और, एक छोटी सी बात और, हमने क्या माना कि यहाँ से इसका टेम्परेचर जब ये इंक्रीज कर रहा था और T1 टेम्परेचर हो गया पूरे के पूरे सिस्टम को, अब हमने इसको इसके ऊपर नहीं रखा, हमने उठा के इसको इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा। तो अब चूंकि इंसुलेटिंग स्टैंड है तो इसके बीच में कोई भी एनर्जी का आदान प्रदान होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जब नहीं होगा तो इसके जो गैस पार्टिकल है वो इस पे लगातार प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो तो सेम रहेगा क्योंकि इंसुलेटिंग है, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। मतलब अब ये जो सेकेंड प्रोसेस है, सेकेंड प्रोसेस इसके इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर लाने पे हुआ। ठीक है, ये बात समझ में आई। पहला प्रोसेस क्या हुई, इसका हाँ सर इसका टेम्परेचर सेम रहेगा, सेम रहेगा, नहीं चेंज होगा। सर। मैंने सर बट इस तरीके से सेट किया। हाँ सर बट वो अगर इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर उसको रखा है तो कोई हीट तो ट्रांसफर हो नहीं रही, तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करेगा वर्क हाँ करने के लिए। ठीक है। तो जब करेगा तो उसका टेम्परेचर भी तो लो हो जाएगा ना। बच्चे देखो यहाँ पे हम ऐसा समझ रहे हैं कि जितना पार्टिकल या जितना भी एनर्जी इसने लिया उसने इसमें वर्क नहीं किया, इसने सिर्फ अपनी
इंटरनल एनर्जी को, इसने अपने प्रेशर को, अपने वॉल्यूम को P1, V1 और T1 तक किया। ठीक है, अब वर्क करने की जब प्रोसेस आई तो उसे हीट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इसका टेम्परेचर T1 हो गया और दोनों का टेम्परेचर T1 हो गया तो क्या हीट ट्रांसफर होगा? बताओ, नो नहीं सर। होगा। अब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? वर्क होगा। तो जब सिर्फ वर्क होगा तो हमने कहा कि ये किस पे है? ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे है। अब इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगी। अब इसमें ये जो पार्टिकल है ये इस पिस्टन को ऊपर की ओर मूव करेंगे, ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। वॉल्यूम इसका एक्सपेंड होगा। वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ क्यों? प्रेशर के चेंज होने पे। तो ये प्रोसेस हो रहा है इंसुलेटिंग स्टैंड पे, ये बात मैं बोल रहा हूं। ठीक है, क्लियर है बच्चे? Yes, sir. समझ में आई बात? अब देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे पहुंचते ही इसका टेम्परेचर तो सेम है, प्रेशर P2, आपका वॉल्यूम V2। अब हमने क्या किया, इसी सिस्टम को इस सिंक के ऊपर लाके रखा। तो सिंक पे लाने पे चूंकि वॉल्यूम इसका तो एक्सपेंड कर रखा था, अब मैंने वॉल्यूम को कंप्रेस किया, वॉल्यूम को थोड़ा सा चेंज किया। अच्छा एक सेकेंड मैं जरा अपने फिगर को देखूं, एक प्रोसेस शायद और छूट रहा है। हाँ बिल्कुल छूट रहा है, बिल्कुल छूट रहा है। देखो आप इसको ऐसा समझो कि टेम्परेचर T1 पे आने पे, जब इसके पास टेम्परेचर T1 था तो इसका वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हुआ। इसका वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हुआ, ज्यादा नहीं, बहुत ही स्लाइट चेंज हुआ। अब चूंकि इसका टेम्परेचर इस पूरे प्रोसेस में कैसा है? सेम है ना? सेम, हाँ या ना? Yes, sir. तो Yes, अब sir. जब आपने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा तो इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखने पे उसकी जो एनर्जी है, भाई ऐसा तो नहीं है कि अब उसको हीट और मिल रही है, उसने टेम्परेचर को मेंटेन कर रखा है। जब टेम्परेचर को मेंटेन रखा है तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। भाई अब तो उसे हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, अब तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है तो T1 के बाद, T1 तक उसने कितना वॉल्यूम इंक्रीज किया? V1 से V2 किया। अब जैसे ही आपने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा, अब क्या होगा? अब उसके इंटरनल एनर्जी की वजह से उसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, अब वो अपने इंटरनल एनर्जी की वजह से अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। तो उस केस में टेम्परेचर आपका क्या होगा? अगर वॉल्यूम को इंटरनल एनर्जी की वजह से चेंज करेगा तो उसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. सर मैं वही बोल रहा था कि हाँ, इसको वो बीच रखा में एक तो है। प्रोसेस छूट रहा था मेरा। तो अब ऐसा करने पे, अब ये देखो, ये आपको एक ग्राफ मिल गया, ये रहा, यहाँ था। हमने कहा इस पॉइंट पे उसका प्रेशर हो गया P3, इसका वॉल्यूम हो गया V3 और टेम्परेचर हो गया T2। ठीक है, अब ये कहां पे रखा हुआ है? अब इस केस में ये रखा हुआ है आपके स्टैंड पे, इंसुलेटिंग स्टैंड पे। मतलब इससे टेम्परेचर चेंज हो गया T2, इससे प्रेशर चेंज हो गया P3, इससे वॉल्यूम चेंज हो गया V3। नेक्स्ट थिंग, अब देखो हमने क्या किया, अब इस वर्किंग सब्सटेंस को उठा के इस सिंक के ऊपर रखा। अब वॉल्यूम आपका एक्सपेंड कर चुका है, अब आपको क्या करना है? आपको इसके ऊपर इस प्रेशर को फिर से दबाना है। इस मतलब जो लीवर है हमारा, ये जो पिस्टन है, इसको हमें नीचे की ओर प्रेशर देना है। कब तक? जब तक इसका टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ठीक है, तो वॉल्यूम को हम क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम को हम कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम हमारा कम हो रहा है। हम मान लो ये जो पोर्शन है यहां से हम यहां तक आ गए, ये हमारा V3, ये हमारा V1। तो अब हम इस पोजीशन पे से इस पे कंप्रेस करना, इसको स्टार्ट करना है। तो कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या करेगा? कंप्रेस होने पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा।
करेगा। लेकिन इस तरीके से हमने कंप्रेस किया कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज ना करने पाए, वो पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत ही धीरे धीरे से स्लो में हो, आराम से हो। तो अगर हम बहुत धीरे धीरे कर रहे होंगे तो उस केस में उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने पाएगा। तो इस केस में जो हमारा फिगर बनेगा, अब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम हमें कम करना है, वॉल्यूम कम करना है मीन्स कंप्रेस करना है। तो हमने इसको इस तरीके से कंप्रेस किया, हम इस पॉइंट तक आ गए। और ये पॉइंट जो हमारा है इसे हमने कहा, देखो टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होना चाहिए। तो हमने कहा P3, ये हो गया V3 और ये टेम्परेचर हो गया T2। ठीक है। अब अगली बात, हमें इसको और कंप्रेस करना है, कहाँ तक लाना है? सर हाँ बच्चे, सर हमने तो वॉल्यूम कम किया है ना, इसका तो हाँ दूसरा वेरिएबल ले लेते हाँ हैं, बिल्कुल बिल्कुल P4। बिल्कुल। ये है आपका 3 नहीं 4, P4 V4 एंड T2। अब हमें क्या करना है, देखो ये जो है प्रेशर हमने अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करके वॉल्यूम को कम किया। कब तक कम किया? जब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था। देन इसमें कितनी हीट लगी? इतनी इसमें हीट लगी Q2। अब हमने सडन खटाक से इसको ऑपरेट किया, तो सडन करने की वजह से टेम्परेचर का चेंज हो जाएगा और वो क्या होगा, वो थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा तो फिर से ये यहाँ पे पहुंच गया T1। ये जो एक साइकिल देख रहे हो, इस साइकिल को कहते हैं हम कार्नोट साइकिल। ये आपका प्रेशर, ये आपका वॉल्यूम, और यही साइकिल लगातार इसी तरीके से चला करती है। एक बार हम इसको फिर से यहाँ पहुंचाएंगे, फिर से इसके प्रेशर को P2 में कन्वर्ट करेंगे, फिर से इंसुलेटिंग स्टैंड पे लाकर हम इसके वॉल्यूम को और इंक्रीज कराएंगे, फिर सिंक पे लाएंगे, फिर सिंक पे लाने पे जब तक इसका टेम्परेचर मेंटेन होगा तब तक वॉल्यूम धीरे धीरे कम होगा, फिर इसको हम इंसुलेटिंग स्टैंड पे लाएंगे, इस तरीके से कम करेंगे कि इसका तुरंत का तुरंत टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए। फिर ये सोर्स पे आएगा, फिर सोर्स ये इस पे आएगा, फिर इस पे से इस पे आएगा। इस तरीके से लगातार ये प्रोसेस होता रहेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं कार्नोट इंजन, या इस साइकिल को कहते हैं कार्नोट साइकिल। अब आप इसको ऐसा समझो कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इस तरीके से एक व्हील से जुड़ा हुआ है, ये इसका सेंटर है। सर ये बाइक्स में होता है ना, मतलब हाँ, ये लगातार ऊपर जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर कंप्रेस होते होते फिर वापस आया, फिर ये एक्सपेंड हुआ, फिर ये कंप्रेस हुआ, एक्सपेंड हुआ, कंप्रेस हुआ। इसके एक्सपेंड और कंप्रेस होने की वजह से ये सीधा सीधा जुड़ा होता है आपके टायर से, और टायर लगातार रोटेट हुआ करता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये है आपका कार्नोट इंजन का प्रोसेस। अब इसमें हम इसके वर्क डन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इसका वर्क डन कितना होगा? देखो सबसे पहला प्रोसेस, पहले प्रोसेस में आपकी हीट कितनी इन्वॉल्व है? Q1। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पता है कि जितना भी वर्क करते हो वो पूरी तरीके से उसके हीट में कन्वर्ट हो, जितनी हीट लेता है वो पूरा पूरा वर्क करता है, आपको ये बात पता है। इसमें जो आपके वर्क डन की वैल्यू होगी पहले प्रोसेस में, मैं इसे ले लेता हूँ A B C एंड इसे लिया D। A to B प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो Q1 के इक्वल होगा, और इसकी वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है। NR टेम्परेचर है T1 और log बेस 10 कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? ये हो रहा है V1 से V2, तो ये हो जाएगा V2 बाई V1, इक्वेशन 1। ठीक है, फिर उसके बाद अगला प्रोसेस देखो। सर ये हाँ आइसोथर्मल का वर्क डन है ना, हाँ, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का वर्क डन है। तो इसके सामने 2.303 भी लगता है, लॉग यस 10 यस बेस है यस ना। यस यस, बिल्कुल सही। बेस 10 लगाया है तो हमें 2.303 NR T1, हाँ। नहीं तो अदरवाइज ये बेस E होता, ठीक है ना, बेस 10 नहीं होता। अब देखो अगला B2C।
B2C के लिए वर्क डन की वैल्यू हमने ले ली W2। अब बताओ कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसके लिए किसी को याद है क्या होता है फॉर्मूला? NR T1 माइनस T2। T2 माइनस T1 अप NR T2 माइनस T1 अपॉन में 1 माइनस गामा। T1 माइनस T2 यहाँ होगा ना? सर वो नीचे का वाला साइन फिर चेंज हो जाएगा ना, गामा माइनस 1 हो जाएगा। हाँ तो गामा माइनस 1, गामा हमेशा 1 से बड़ा होता है बच्चे। गामा क्या होता है? CP अपॉन CV, और CP इज ग्रेटर देन CV, इसीलिए हमेशा क्या यूज करते हैं? गामा माइनस 1। अब देखो, सर अगर हाँ T2 माइनस T1 यूज कर ले और 1 माइनस गामा नीचे कर ले तब भी तो फिर वही वैल्यू आ जाएगी ना। हाँ बिल्कुल वही वैल्यू आएगी। तो वही वैल्यू तो आई थी, हमने ही तो चेंज कर लिया था। यस सर। हाँ अब देखो अगला C2D कितना हो जाएगा? ये आपके Q2 के इक्वल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जगह 2.303 NRT2 लॉग बेस 10, कहां से कहां तक? V3 से V4 तक, कि V4 से V3 तक? सर कंप्रेशन है, V4 से V3। नहीं कंप्रेशन है बच्चे, तो V3 से V4। ये एक्सपेंशन था, तो इसमें V2 से V1। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एंड लास्ट D2A। D2A में आपका क्या हो रहा है? D2A में आपका हो रहा है एडियाबैटिक, तो ये हो जाएगा W4 इज इक्वल टू NR T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1, इक्वेशन 4। ये इक्वेशन 3, सबको ऐड करते हैं तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा? नेट वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अब देखो W4 और W2 के बारे में जरा देखो, अगर मैं यहां से माइनस साइन बाहर निकाल लूं तो ये दोनों इक्वल नहीं है, बताओ। यस सर। अगर इक्वल है तो ये कैसे होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाँ। ठीक हो जाएंगे ना? तो मैं सीधे लिख सकता हूं क्या? W इज इक्वल टू W1 प्लस W3। W3। ठीक है, तो यही आपका नेट वर्क डन हो जाएगा, और इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो, W इज इक्वल टू 2.303 NR, और ये हो जाएगा T1 log बेस 10 V2 अपॉन V1 प्लस T2 log बेस 10 V3 अपॉन V4। ये मिल जाएगा आपको टोटल वर्क डन की वैल्यू, कि कितना वर्क लगा। ठीक है बच्चे, समझ में आई बात? इसकी भी इफिशियंसी कितनी होगी? सर मेरे को ये बात समझ नहीं आई, हमने V3/V4 क्यों किया ऊपर? कंप्रेशन है तो मतलब हम तो फाइनल अपॉन इनिशियल करते हैं ना, मतलब जो चेंज हुआ है वॉल्यूम में अपॉन में जो इनिशियल वॉल्यूम था वो करते हैं ना लॉग में। ये जैसे अपना, V2 upon V1। हाँ मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। V1 से लेके V2 तक इंटीग्रल हुआ था, V1 से क्या सर? V2 तक इंटीग्रल हुआ था, क्योंकि ये A टू B जा रहा था, तभी तो V2 माइनस V1 आया था, V2 अपॉन V1। अब देखो ये कहां से कहां इंटीग्रल होगा? V3 से V4, तो क्या बनेगा? सर V4 माइनस V3 बनेगा ना, V3 से V4 है। लेकिन माइनस साइन के साथ, कंप्रेशन है। एक्सपेंशन में वर्क डन कैसा? पॉजिटिव। कंप्रेशन में वर्क डन कैसा? निगेटिव। तो उस निगेटिव साइन को मैंने हटा दिया। यहाँ पे आप अगर बोल रहे हो V4 अपॉन V3, तो मुझे यहाँ निगेटिव साइन लगाना होगा, और कुछ नहीं। उसे इग्नोर कर दिया मैंने उसे इग्नोर करके V3 अपॉन V4 ले लिया। ठीक है। सर हाँ सर
V3/V4 से साइन कैसे नेगेटिव वो हो गया अरे नेगलेक्ट? यार फिर से समझाऊं तुम्हें, वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू dV। जरा बताओ, यस सर। यहाँ से यहाँ तक जाने में V3 माइनस V3 V4 सॉरी V4 माइनस V3 वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव? तो नेगेटिव। उसे मैंने मैनेज किया कैसे करके, V3 माइनस V4 करके, समझे? यस सर। ठीक है, ये बात हम लोग पहले किए थे शायद, वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है ना? यस सर, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, ऑन द सिस्टम हाँ, नेगेटिव ये होता है। आपका बाय द सिस्टम, ये आपका ऑन द सिस्टम है। अब इफिशियंसी की बात करते हैं हम, तो इफिशियंसी ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना वर्क किया वो हो जाएगा आपका Q1 माइनस Q2, और कितना मतलब रिलीज किया वो हो जाएगा आपका Q1, कितनी हीट दी, तो क्या मिल गया 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इसको भी उसी सेम प्रोसेस से आप दो तरीके से कर सकते हो, टेम्परेचर V2 पावर लेकर भी कर सकते हो, और सीधा मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमें पता है ये होता है T2 अपॉन T1 हीट इंजन के लिए, हम पहले ही निकाल चुके हैं, है ना? हाँ बच्चे, अब इसी के साथ तुम्हारा ये पोर्शन पूरी तरीके से खत्म, इसमें अब कुछ भी नहीं बचा जो आपको नहीं करना। अब इस पे न्यूमेरिकल की बात आती है सिर्फ और सिर्फ, और कॉर्नॉट थ्योरम की बात आती है। तो पहले हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, फिर कॉर्नॉट थ्योरम करेंगे। कॉर्नॉट थ्योरम में बच्चे कुछ भी नहीं है, वो बेसिकली दो तरीके का प्रोसेस एक साथ होता है, ठीक है ना? तो अभी टाइम भी नहीं है, इसे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे विद न्यूमेरिकल, मीन्स कल, ठीक है?